ठीक है ना। कल हम इस यस। कल हम इस ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे, फिर इसमें टाइम खत्म हो गया था। जरा देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि ओ से पी तक का रीजन वो है जिसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के साथ। तो जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वायर के केस में वो बन जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस। तो इसका स्लोप जो है वो यंग्स मॉडुलस दे रहा है, ये स्लोप ऑफ द लाइन ओपी यंग्स मॉडुलस होता है। फिर पॉइंट पी से ई तक अगर हम देखें, तो यहाँ जब हम फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रोपोर्शनैलिटी डिसअपियर हो जाती है। पर अप टू द पॉइंट पी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लेता है। ठीक है ना। यस सर। तो इसका मतलब अप टू द पॉइंट ई हम विद इन द इलास्टिक लिमिट काम कर रहे हैं। ये लिखा है पॉइंट ई के ऊपर, मैंने एरो लगा के, ये इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम फर्दर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, देखो ये कर्व जो है ना ये वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हमेशा अप टू द पॉइंट बी। तो हम बार बार स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। तो बियॉन्ड पॉइंट ई क्या होता है कि जब हम वायर में फर्दर स्ट्रेस बढ़ाते हैं और हम स्ट्रेस को रिमूव करके चेक करते हैं, तो स्ट्रेस को रिमूव करने के बाद वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन नहीं करता। इसका मतलब अब उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो गया और वो प्लास्टिक बिहेवियर में एंट्री कर गया। ठीक है ना। यस। तो जो ओपी है ये रीजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जो ओ पी ई है ये रीजन ऑफ इलास्टिक नेचर ऑफ वायर है। फिर ई से बी तक हम देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर है। इसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग एक्सटर्नल फोर्स वायर डजंट रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो इसका मतलब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अब ये प्लास्टिक रीजन में। अब तुम ये देखो कि ई से बी तक ये ग्राफ वाई एक्सिस पे थोड़ा कम शिफ्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन ज्यादा आ जाता है। अब स्ट्रेन अगर तुमने देखा है तो वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ये यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो जब वायर में स्ट्रेन ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें एलोंगेशन ज्यादा है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि स्लाइट इंक्रीज इन स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो वायर में एलोंगेशन ज्यादा आएगी। एक टाइम वो होगा कि अब बियॉन्ड पॉइंट बी कि तुम्हें लगेगा कि भाई ये वायर तो अब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं कर रहे, इस वायर में तो अभी भी एलोंगेशन हुए जा रही है, मतलब ऐसे तो टूट जाएगा ये। तो तुमने क्या किया कि पॉइंट बी के बाद देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आने का मतलब है कि स्ट्रेस कम हो गया। यस सर। इसका मतलब तुमने एक्सटर्नल लोड को यहां से रिमूव कर दिया। तो जब एक्सटर्नल लोड को रिमूव किया गया तो देखो स्ट्रेन अभी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एलोंगेशन अभी भी कंटिन्यूड है। तो एक पॉइंट बी ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट के बाद अगर तुम एक्सटर्नल लोड को रिमूव करना शुरू कर दो तो भी तुम वायर का टूटना बचा नहीं सकते, मतलब वायर टूट ही जाएगा। ठीक है ना। यस सर। तो जिस पॉइंट को तुम देख रहे हो वो पॉइंट बी है जिसके बाद वायर फर्दर स्ट्रेस बियर करने की कंडीशन में नहीं है। तो पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर या टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है। जी सर। और ये जो रीजन है ई बी सी ये किसी भी वायर का प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है। समझ गए ना। यस सर। तो किसी भी वायर के लिए प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा इसका मतलब वो वायर उतनी ही देर तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। बोलो। यस सर। जिस वायर का प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा इसका मतलब वो उतनी ज्यादा स्ट्रेन बियर कर सकता है।
इसका मतलब उतनी देर से टूटेगा। तो अब तुमने हाँ। 6th 7th 8th में मटेरियल की नेचर स्टडी की होगी कि डक्टिलिटी और ब्रिटल सब्सटेंस टाइप होते हैं। यस सर, बढ़िया। तो जो डक्टाइल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो कि मतलब अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो ब्रेक नहीं होते, बाय। दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। यही होता है ना। यस सर। तो जिसका ईबीसी रीजन बड़ा होगा, मतलब ऐसे यहां तक चला जाएगा, एक का छोटा यहीं पे खत्म हो गया, तो जिसका ये रीजन बड़ा है ईबीसी, इसका मतलब वो वायर बनाने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल है। समझ पा रहे हो। यस सर। तो वो ग्राफ से तुम्हारे से ये पूछ सकता है, जैसे कि वो कह देगा कि एक वायर है ऐसा ऐसा, और दूसरा वायर वो इस तरह से बना के दिखा देगा तुम्हें, जैसे ये है। तो इनमें से पूछ लेगा कि वायर किसके बनेंगे, तो इसके बनेंगे, क्योंकि इसके लिए जो प्लास्टिक रीजन है वो थोड़ा इसके कंपैरेटिवली बड़ा है। समझ पा रहे हो ना। यस सर। अब जरा थोड़ा सा आगे काम करना शुरू करते हैं। जो हमने कल किया था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। हम्म। हेलो। नो सर। ग्राफ वगैरह सब समझ आ गया ठीक से। यस सर। अब तुम यहाँ पे एक बात देखो जरा, कि हम बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों में से ही अगर हम कहें, जनरली मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है टाइप ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड अपॉन रिजल्टिंग स्ट्रेन। ठीक है ना। यस सर। जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस के लिए, तो ये हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, बोलो। यस सर। तो कुछ लोग ना इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को बेसिक जानकारी थोड़ी चीजों की कम होती है, तो वो इसको कभी कभी इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस है वो टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है, या फिर वो स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि ऐसा नहीं होता, कभी तुम इसको ऐसा सोचना शुरू कर दो। समझ गए ना। जी सर। ऐसा कब होता, देखो अगर तुम जैसे मान लो, सपोज करो भाई तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो मान लो, तो अगर ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट होता तो हम कहते कि यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। नहीं समझे। अगर तुम स्ट्रेस इंक्रीज करते और स्ट्रेन ना बढ़ता, ये कांस्टेंट वैल्यू होती, तो तब हम कहते कि वाई स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है। यस सर। या फिर हम स्ट्रेन चेंज करते, न्यूमरेटर चेंज ना होता, तो तब हम कहते हैं कि स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ होता क्या है कि जिस रेशियो में हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ जाता है। अगर हमने स्ट्रेस डबल कर दिया तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वाई जो है, या जो मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये इंडिपेंडेंट होती है किससे, स्ट्रेस और स्ट्रेन से। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस और रिजल्टिंग स्ट्रेन। मतलब ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये मटेरियल डिपेंडेंट है ये। जैसे यस। कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी,
एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, गोल्ड के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग। तो इसको हम कहेंगे कि ये मटेरियल मटेरियल के वाइज चेंज होता है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग किसी गिवन मटेरियल के लिए चेंज नहीं होता। नहीं समझे? यस, आगे सर। अब समझो ध्यान से आगे। फिर इसमें क्या है आगे कि एक ही मटेरियल है अपने पास, मतलब जैसे तुम्हें सपोज कीजिएगा कि भाई तुम्हारे पास में है आयरन, तो इसके लिए यंग्स मॉडुलस भी हो सकता है, इसके लिए बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, और इसी के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम आयरन से एक वायर बनाओ और उस वायर को तुम ऐसे एलोंगेट करो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इसी आयरन की तुम एक बॉल बनाओ ऐसे, और इस बॉल के ऊपर बाहर से फोर्स लगा के उसका वॉल्यूम कम करो, तो मटेरियल देखो तीनों में क्या इस्तेमाल हो रहा है? आयरन। आयरन ही तो यूज हो रहा है। और यहाँ पे तुम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओ, ये इस तरह से साइडवेज डिफ्लेक्शन इसमें आ जाए, तो यहाँ पे मटेरियल वही है, उसके लिए तुम वाई भी डिफाइन कर सकते हो, बी भी और ईटा भी। तो इसमें ये है कि फॉर अ गिवन मटेरियल देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड रिजल्टिंग स्ट्रेन। यस सर। मतलब एक ही मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। अब ये ध्यान रखेंगे कि जब हम मटेरियल की नेचर को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ अपने लिए एक वो है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई बी एंड ईटा। मतलब इनमें से मान लो हमने तीन मटेरियल लिए, जैसे लिया हमने कि आयरन लिया, हमने फिर कॉपर ले लिया, और फिर हमने मान लो कि ले लिया एल्यूमिनियम लिया। हाँ, जैसे हमने तीन मटेरियल लिए, इन तीनों मटेरियल से हमने तीन वायर बना, ठीक है ना? यस सर। सेम डायमेंशन, मतलब लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। हमने तीनों के लिए y कैलकुलेट किया, इसके लिए y आयरन कैलकुलेट किया, इसके लिए हमने y कॉपर कैलकुलेट किया, और इसके लिए हमने y एल्यूमिनियम कैलकुलेट किया। तो इन तीनों मटेरियल के लिए जिसका y सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, यस सर। या फिर इन तीनों के लिए ही हम बल्क मॉडुलस कंपेयर करने लगे, उसके लिए हमें इनकी एक सॉलिड बॉल बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो अगर हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसके लिए बी कैलकुलेट करें, इसके लिए बी कैलकुलेट करें, इसके लिए बी कैलकुलेट करें, तो इनमें भी तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, क्योंकि तीनों के मटेरियल अलग अलग है। तो यस सर। तो इनमें से बी जिसका सबसे बड़ा होगा, मतलब बेसिकली कोई सा भी मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो यंग्स मॉडुलस है, चाहे बल्क मॉडुलस है, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिस मटेरियल के लिए वो सबसे बड़ा है, greater the value of y, b and eta, more elastic is the material। ठीक है ना? यस सर। मतलब जिसके लिए ज्यादा मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी होगी बड़ी, वही मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होने वाला। ठीक। अब तुम जरा एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई यंग्स मॉडुलस है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है अपॉन ये चेंज इन लेंथ अपॉन पर यूनिट लेंथ। ये हो जाएगा एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए।
तो तुम ये देखो, किसी भी वायर को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके लिए हमें गिवन फोर्स अप्लाई करेंगे। मतलब सपोज करो कि अपने पास 3 वायर है, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। अपने पास में एक वायर ये है, फिर अपने पास में एक वायर ये है दूसरा, फिर अपने पास में भाई तीसरा वायर ये है। तो तुम ये देखो कि ये तीनों वायर एक ही लेंथ के, ठीक है ना, सही है। यस सर। इसका मतलब तीनों के लिए एल क्या हो गया, सेम। सेम रहेगा। अगर तीनों के लिए एल सेम है, अब देखो तीनों के ऊपर तुम सेम फोर्स अप्लाई करो, इसके ऊपर भी एफ फोर्स अप्लाई करो, इसके ऊपर भी एफ फोर्स अप्लाई करो, इसके ऊपर भी एफ फोर्स अप्लाई करो। तो तीनों के लिए एफ भी सेम है, एल भी सेम है, और तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, ठीक है ना। यस सर। तो अब यंग्स मॉडुलस फॉर गिवन लेंथ, गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड गिवन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसका y सबसे बड़ा होगा अगर ये तीनों टर्म कांस्टेंट है? जिसका एलोंगेशन सबसे छोटा होगा। यस सर। तो जिसका एलोंगेशन फॉर अ गिवन फोर्स, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम तीनों को मतलब कंपेयर कर रहे हो। देखो जैसे मान लो रेस होती है, तो जब रेस होती है तो एक जैसी कार की तो रेस होती है। या तुमने देखा होगा कि अगर कंपटीशन में वेट लिफ्टिंग है, तो वेट लिफ्टिंग भी तो अगर मान लो 100 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग है, तो ऐसा कोई है कि एक 100 किलोग्राम उठा रहा है, एक 150 उठा रहा है और एक 200, सब 100 ही तो उठाएंगे। यस सर। इसका मतलब गिवन सर्कमस्टांसेस में ही कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने तीनों वायर के लिए सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ, और उनको सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स रखा। फिर हमने देखा कि भैया फॉर गिवन फोर्स किसका एलोंगेशन सबसे ज्यादा है। तो जिसका एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा उसके लिए हमने देखा कि उसका वाई तो सबसे छोटा होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि जिसका वाई सबसे छोटा होता है वो लीस्ट इलास्टिक होता है, या जिसका वाई सबसे बड़ा होता है वो मोर इलास्टिक होता है। तो इनमें से ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? जिसका वाई सबसे बड़ा है फॉर गिवन फोर्स, गिवन लेंथ, गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका मतलब जो सबसे कम एलोंगेट होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। तो अगर कोई तुम्हारे से पूछे कि रबर और स्टील के हमारे पास 2 वायर है, एक रबर का वायर है एक स्टील का वायर है, तो उनमें से ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील। स्टील ज्यादा स्टील। इलास्टिक है, क्योंकि उसमें गिवन फोर्स के अंडर में हमारे पास कम एलोंगेशन मिलती है। समझ पा रहे हो ना भाई? यस सर। अब देखो जरा, फिर इसमें अगर हम आगे देखते हैं छोटी सी चीज, कि हमारे पास ना नॉर्मली 2 तरह की चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हम एक मान लेते हैं। तो सॉलिड मटेरियल से तुम वायर भी बना सकते हो, 3 डायमेंशनल बॉडी भी बना सकते हो, और कोई बॉक्स बना के उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स भी लगा सकते हो, ऐसे जैसे हमने भी यहाँ पीछे लगाया था यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सॉलिड मटेरियल से हमने कोई लेंथ बनाई वायर की और उसको एलोंगेट कर दिया, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से वाला मिलेगा? यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस मिलेगा। जब हमने उसकी 3 डायमेंशनल कोई बॉल बनाई, उसका वॉल्यूम चेंज हमने देखा, तो यहाँ पे कौन सा वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा? बल्क मॉडुलस। और यहाँ पे कौन सा वाला मिलने वाला है? यहाँ पे मिलने वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब सॉलिड के लिए अपने पास में यंग्स मॉडुलस भी अवेलेबल हो सकता है, बल्क मॉडुलस भी अवेलेबल हो सकता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अवेलेबल हो सकता है। बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? हम्म। नहीं सर। पर अगर तुम लिक्विड और गैसेस के केस में देखो, तो लिक्विड से तुम वायर नहीं बना सकते, ना गैस से बना सकते। यस सर। अगर तुम किसी एक लेक में या किसी पूल में तुम पानी की सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो क्या उसमें ये वाला स्ट्रेन आ सकता है?
नहीं सर। तो इसका मतलब इनका सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि इनको 3 डायमेंशनली कंप्रेस करके सिर्फ इनका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विड और गैसेस के लिए सिर्फ क्या डिफाइन होगा? बल्क मॉड्यूलस। सिर्फ बल्क मॉडुलस डिफाइन। समझ आ गई ये बात? यस सर। अब ये ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने तुम्हें कल बताया था कि पता नहीं परसों बताया था, कि 1/b ये क्या कहलाता है? ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना? यस सर। तो अब देखो, अब तुम्हारे पास है आयरन, तुम्हारे पास है लिक्विड कोई वाटर वगैरह है, और तुम्हारे पास कोई एक गैसियस कंटेनर है। इन तीनों में से हाईली कंप्रेसिबल कौन है? बोलो। इसमें जो गैसेस होती हैं वो तो सबसे ज्यादा कंप्रेस होती है, नहीं होती? यस सर। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि गैसेस बीइंग हाईली कंप्रेसिबल, इसका मतलब हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज हाई। तो बल्क मॉडुलस इज लीस्ट। बोलो भाई। यस सर। तो अगर जिनका बल्क मॉडुलस कम होता है तो दे आर लीस्ट इलास्टिक। तो गैसेस लीस्ट इलास्टिक हैं। फिर सॉलिड का नंबर आएगा, और जो इनका लिक्विड्स का, और जो सॉलिड्स होते हैं वो हाईली इलास्टिक होते हैं। ठीक है। यस सर। एक एक जनरल सा एग्जांपल वैसे ही थोड़ा मेमोराइज करने के लिए समझ लो, कि जैसे तुम्हारे पास एक आयरन की कोई रॉड है। इस आयरन रॉड को तुम ऐसे मोड़ के देखो, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो। डिफॉर्मेशन के बाद वापस चली जाएगी। ठीक है ना? यस। पर तुम इसको गर्म करो, खूब खूब गर्म कर दो रेड हॉट, तो जब तुम इसको ऐसे मोड़ोगे तो क्या फिर भी वैसे ही चली जाएगी? नहीं सर। नो सर। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी भी ऑब्जेक्ट की रिस्टोरेशन टेंडेंसी कम हो जाती है, यस सर। और किसी भी बॉडी की अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की, या जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की टेंडेंसी है, वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। यस सर। तो हम ये कहेंगे कि विद राइज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी डिक्रीज। यस। बोलो, ये बात समझ आई या नहीं? आ गई सर। ये बता दो कि तुमने सरफेस टेंशन वाले चैप्टर की भी थ्योरी लिखी है या अभी नहीं? सर अभी जितना आपने पढ़ाया वहां तक लिखा था। अब ये और बताओ कि सरफेस टेंशन मैंने तुम्हें सेंड किया है या नहीं किया है? चेक करके बता दो सर जरा। है, बस 2 पेजेस हैं लेकिन उसके। कौन से पेज तक भेज रखा है मैंने तुम्हें? 179 तक? हम्म। हाँ सर। ये मतलब थ्योरेटिकल सा ही चैप्टर है ये भी, पर इसके ऊपर ना कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, दूसरे चैप्टर के साथ लगा के इसके न्यूमेरिकल दे देंगे। तो इसकी मैं तुम लोगों को आगे की थ्योरी सेंड कर दूंगा। तुम इसके कल कम से कम 4-5 पेज के नोट्स बना लो, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कल से। फिर तो तुम्हारा इसके खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन में। ठीक। इसके बाद तुम रोटेशनल के और इसके न्यूमेरिकल पूछ लेना चाहोगे तो। अब तुम्हारा बचेगा ग्रेविटेशन, फ्लूइड। फ्लूइड में 2 पार्ट हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स।
और इसके बाद बचती है SHM और साउंड वेव। तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल भी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बचती है भाई थर्मल। तो तुम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो इसको। अब सैटरडे संडे को कोशिश करूंगा मैं कि मतलब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेके 2 घंटे की क्लास भी कर लिया करेंगे, जिससे कि ये दोनों चैप्टर थोड़ा जल्दी जल्दी निमट जाए। अगर ये दोनों यूनिट निमट गई तो फिर इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि ये तुम्हें कई चैप्टर इसके केमिस्ट्री में भी कॉमन मिलेंगे, तो ये तुम्हें थोड़ा कम वेटेज से ही समझ आ जाएंगे, पर यहाँ तुम्हें बहुत सारा काम करने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे लिए नए हैं बिल्कुल एकदम। ओके सर। समझ गए? तो थोड़ा सा ना छुट्टी वुट्टी कम मारो जरा। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कि बेचारे छुट्टी पे ही रहते हैं, इनका मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इनको ना समझ कैसे आता है चीज। क्योंकि मैंने जब पहले दिन ही फिजिक्स पढ़ानी शुरू करी तो मैं ये कहा था भाई तुम छुट्टी वुट्टी मारने की कोशिश मत करना, बहुत सारे लोग छुट्टी पे रहते हैं। तो कोशिश करना कि छुट्टी वुट्टी ना लगे। मैं तुम्हें आज इसके नोट्स भेज दूंगा सरफेस टेंशन के, कल कॉपी कर लेना, ठीक है ना? जी सर। चलो भाई, कल मिलेंगे फिर। और कल भी थैंक यू सर। कल भी कोशिश करेंगे कि 9 बजे ही क्लास करें, चाहे कल थोड़ा सा इसको ज्यादा पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी 12th का बैच का ऑफ चल रहा है। तो कल तुम इसकी याद से 6-7 पेज कॉपी कर लेना, क्योंकि हो सकता है 2 क्लास भी ले लूँ बिल्कुल, ठीक है? ओके जी सर। सर। ठीक है। थैंक यू सर।